नमस्कार। आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप जिसका इंतज़ार कर रही थीं वो घड़ी आ चुकी है। सभी बहनें काफ़ी लंबे समय से महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रही थी और उसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, जिसका अभी हाल ही में शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है। आप सबको पता चल गया होगा। तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कुछ नए फ्रेशर्स भी होंगे और कुछ काफ़ी समय से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये एग्ज़ाम में जो ये पद है ना, सेम वैसे ही हैं जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। ये कहावत तो सुना होगा आपने ना। तो पद बहुत कम है, 426 है शायद, और वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें काफ़ी फ़ाइट होने वाला है। तो मेरा मानना है कि हमें एग्ज़ाम की तैयारी स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। टाइम बहुत कम है और आप सोचें कि आप कोई बहुत सारा कोर्स लेकर के किसी भी कोचिंग का और तैयारी करने में लग जाएं, तो पूरा कोर्स आपको कोचिंग का जो भी आप लेंगे तो उतना करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं, मेरा मानना है कि आप जितना भी पढ़ें, जो भी पढ़ें, आप उसका रिवीजन ज़रूर करें। जैसे कि आप हाउसवाइफ हैं, मैक्सिमम इसमें हाउसवाइफ भी फॉर्म भरेंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो भी चीज़ पढ़ें, आपने पढ़ लिया, 1 घंटे भी पढ़ें, 2 घंटे, जितना आपको टाइम मिल रहा है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जो भी पढ़ें उसको आप बार बार रिवीजन करें। कि हमें ये पता नहीं होता कि क्या आ जाएगा। आप पढ़ तो सारा कुछ लेते हैं, पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, पर सब भूल भी जाते हैं। तो वो चीज़ वहाँ मिक्स होती है, एग्ज़ाम टाइम में वो चीज़ वहाँ मिक्स हो जाती है, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती है। इसीलिए अगर आपको एग्ज़ाम फाइट करना है, क्वालिफाई करना है, तो आप उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपने पढ़ लिया, आप सोने गई, तो आपने सुबह क्या पढ़ा, जितना भी पढ़ा, पहले उसको एक बार माइंड में रिवाइज कर लीजिए। कि जैसे मैंने कल बहुत कुछ नहीं पढ़ा, मैंने लेक्चर देखा दीप्ति सिंह एकेडमी का, और कुछ महिलाओं के मन में भी क्वेश्चन होगा कि हमें कौन सा कोर्स लेना चाहिए। बहुत सारे कोर्स हैं, विनर्स का है, सत्याधि शर्मा क्लासेस, दीप्ति सिंह एकेडमी, बहुत सारे कोर्स हमारे नेट में उपलब्ध है यूट्यूब पे। तो आप सबसे पहले क्या करिए, सबके लेक्चर डले हुए, सबका डेमो डाला हुआ है यूट्यूब पर, आप पहले उसको देखिए। हाँ, अगर आपको चाहते हैं डीप में तैयारी करना और आपके अंदर कैपेसिटी है, आप बैचलर हैं, ये तो बैचलर ही कर सकता है। हाउसवाइफ के लिए पूरा वैसे पॉसिबल, किसी के अंदर ज़्यादा एनर्जी है वो कर सकता है, पर अगर आप बैचलर हैं, आप फ्री हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आपके पास सिर्फ तैयारी का ही समय है, आपको घर में कुछ भी काम नहीं करना है, आपके पास किसी भी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तब तो आपके पास बहुत सारा समय है। क्योंकि कई कोचिंग्स वाले टारगेट बैच भी ला रहे हैं। तो पहले आप सभी कोचिंग का डेमो देखिए और उसके बाद जो आपको अच्छा लगे, जिसका आपको समझ में आए, आप उसका कोर्स परचेस करिए। कि आपको किसी को बहुत तेज़ आवाज़ पसंद आती है, किसी को एकदम धीरे पसंद आती है, तो आपको किसकी वॉइस पसंद आ रही है, किसको समझाने का तरीका पसंद आ रहा है। तो ये सब आपको तय करना है कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर होगा। जैसे मेरे हिसाब से मुझे तो सत्याधि शर्मा क्लासेस और दीप्ति सिंह एकेडमी का कोर्स बहुत अच्छा लगता है। उनका जो सर का पढ़ाने, मैंने तो कोई कोर्स नहीं लिया है, मैं कोर्स क्यों लूँ जब मेरे पास पढ़ने का टाइम ही नहीं है, तो मैं कोर्स लेकर के क्यों टाइम वेस्ट करूं। हाँ, मैंने एक ई बुक लिया है, कभी नींद नहीं आती है और कभी टाइम मिलता है तो पढ़ लेती हूँ। भी मैंने सत्याधि शर्मा क्लासेस का लिया है, ओनली 49 रुपीज़ में। मैंने उसको ले लिया कि ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे, पर मैं रिवाइज ज़रूर करती हूँ। मैंने जो पढ़ लिया है, ज़्यादा पढ़ती नहीं मैं, 1 घंटे, आधे घंटे
कभी टाइम मिला तो पढ़ी, कभी 2 घंटे भी मैंने वीडियो लगा दिया अपना, कभी कभी काम करती रही, सुनती रही, कुछ उड़ गया कुछ रह गया। पर जो चीज़ मैं अगर बैठ कर देखती हूँ ना तो वो चीज़ मुझे भूलती नहीं है, और जो चीज़ भूलती नहीं है उसको मैं मन में बार बार रिवाइज करती रहती हूँ। जैसे कि अभी मैंने आज पढ़ा था, आज नहीं कल पढ़ा था, कल मॉर्निंग में मेरे को जो उसके दीप्ति सिंह एकेडमी के सर हैं वो ग्लैंड के बारे में पढ़ा रहे थे कि 2 प्रकार की ग्लैंड होती हैं। एक होता है, जैसे मैक्सिमम इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही होंगे, एक होता है बहिस्रावी ग्रंथि और एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं तो वो क्या निकालती हैं, वो हार्मोन निकालती हैं, और बहिस्रावी ग्रंथियां जैसे हमारे ये पसीने वगैरह, पसीने की ग्रंथियां, ये सब निकालते हैं। तो मैंने पढ़ा था कि जो हमारी मास्टर ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो आप सबको भी पता है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 7 जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल करती हैं, और मैंने उसको पढ़ लिया, और फिर मैं जब सोने गई तो मैंने उसको तब भी रिवाइज़ किया, फिर मैं मॉर्निंग में बैठी रही तब भी रिवाइज़ किया, अभी आपको बता रही हूँ, तो एक तरह का रिवाइज ही है ना। और साथ में सर ने भी बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड वो 7 बहिस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, पर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी जो कंट्रोल करता है वो कौन है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से आप जो भी पढ़े ना उसको आप, मैं अभी देखिए मैं पार्क में आई हुई हूँ, यहाँ वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो मैं उसके बारे में एक बार सोच लेती हूँ, जो भी पढ़ो सोच लो। तो इस प्रकार से आप जो पढ़ते रहिए, कहीं जाइए, घूमने जाइए, खाना खाने जाइए, आप नहा रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, किसी से बात भी कर रही हैं, तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। मेरा मानना है खूब सारा पढ़ने से बेहतर है आप कम पढ़ो, सटीक पढ़ो, कि हाँ आपके एग्ज़ाम में जो आए वो मिक्स ना हो। मिक्स आएगा तो कंफ्यूज होंगे तो कुछ का कुछ करके आ जाएंगे, तो क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ने का। तो इसीलिए अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो रिवाइज ही बहुत ही मायने रखता है किसी भी एग्ज़ाम को निकालना। और मान लीजिए कोई चीज़ आपको, जैसे मान लीजिए अभी विटामिन के बारे में मैं पढ़ी थी, वैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो सब मुझे आती भी थी। तो जैसे कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं वाटर सॉल्युबल, मतलब जो जल में घुलते हैं, और एक होते हैं फैट सॉल्युबल, जो किस में घुलते हैं, ऑयल में घुलते हैं। तो जो ऑयल में घुलते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, हमारे यकृत में, लीवर में, ठीक है। पर जो पानी में जो विटामिन घुलते हैं वो हमारे पसीने के द्वारा, हमारे मूत्र के द्वारा, यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो मतलब जो चीज़ मैं पढ़ती हूँ ना वो चीज़ मेरे माइंड में स्टोर हो जाती है। हाँ, आपको कोई चीज़ जैसे याद नहीं हो रही है, और एक तरीका और आपने मैंने सुन रखा होगा कि जो फैट सॉल्युबल है उनके याद करने का एक ट्रिक है, वो है कीड़ा। जो कीड़ा याद कर लीजिए, उससे आपको आसान हो जाएगा कि हाँ ये भाई फैट सॉल्युबल विटामिन है। कीड़ा का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता रही हूँ, शायद पता भी होगा कुछ लोगों को। तो विटामिन के, की में के ई आएगा, के विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, कीड़ा। लो याद हो गया, कीड़ा याद कर लिया, मतलब आपको इतने विटामिन याद हो गए जो फैट में घुलते हैं। इसी प्रकार से, और विटामिन बी ऐसी तो इजी है, B80 किस में घुलते हैं, पानी में घुलते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमारे लिए एक संतुलित आहार बहुत ही आवश्यक है। संतुलित आहार होने की वजह से ही हमको हर न्यूट्रिशन मिल पाता है। मान लीजिए आप बहुत ढेर सारा, आपको कभी ना भूलेगा ये, मान लीजिए कि आप बहुत ढेर सारा खाना खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, पर आप ऑयल फ्री खा रहे हैं, आपको अपना वेट लॉस करना है, वेट लॉस तो हो जाएगा, पर जो ये इम्पॉर्टेंट विटामिन है, कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है, तो ये आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाएगा। विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आज हमारी
बॉडी में आपको भूलेगा नहीं, इसीलिए मैं आपको रियल लाइफ से जोड़ के बता रही हूँ। तो जैसे आज हमारी बॉडी में कहीं घुटने में दर्द है, कहीं कमर में दर्द है, कहीं कहीं दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, तो ये किस लिए होता है? इसलिए होता है कि आपके अंदर अगर विटामिन डी कम होगा तो क्या होता है, आप चाहे लाख दूध पिएं, लाख कैल्शियम की दवाई लें, ये सब आपके यूरिन और पसीने के थ्रू ये सारा कैल्शियम निकल जाएगा, ठीक है। और आपके हड्डियों को और भी जो आपके दांत होते हैं, जो जिस पे कैल्शियम की आवश्यकता होती है, कैल्शियम और फास्फेट की, तो वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए विटामिन डी बहुत आवश्यक है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है, मशरूम वगैरह इससे भी मिलता है। और इसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक हेल्दी फैट अपने डाइट में, जो अपना भोजन है, शामिल करना चाहिए। विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा घी होता है, सरसों का तेल। तो इन सब विटामिन ए भी बहुत ज़रूरी है आँखों के लिए, चाहे वो रतौंधी हो, चाहे वो ज़ीरोथैल्मिया हो, चाहे वो आँखों की और भी डिसीज़ेज हों, सब के लिए विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए हमें विटामिन ए के लिए भी फैट आवश्यक है, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? फैट चाहिए। ठीक इसी प्रकार विटामिन ई के बारे में बता रहे हैं। विटामिन ई जो होता है आजकल उसका लोग सीरम यूज करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन में यूज करते हैं। और साथ में विटामिन ई का यूज जो होता है वो जैसे हमारे गर्भ धारण में भी हेल्प करती है विटामिन ई, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए होता है? विटामिन ई। और ये भी फैट में घुलता है, तो इसके लिए भी फैट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के का क्या यूज है भाई? विटामिन के का यूज ये होता है कि जैसे कि क्या कहते हैं, वो हमारे ब्लड का थक्का ना जमे, जैसे हमारे कहीं कट गया, अगर विटामिन के कम है तो आपका ब्लड अच्छे से जमेगा नहीं। तो ये सब विटामिन का यूज होता है। विटामिन बहुत ज़रूरी है। और जो बी और सी होता है ये हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, क्योंकि इसकी डेली ही इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो वो हमें संतरे में मिलता है, खट्टे फल में विटामिन सी मिलता है। और विटामिन बी जो होता है तो बी कॉम्प्लेक्स पूरा होता है, विटामिन B1, विटामिन B3, B5, B7, इस तरह से विटामिन बी पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और आपको मैं इन विटामिन के नाम भी बहुत ट्रिक से याद कराऊंगी। चलो आज डिस्कशन भी हो जा रहा है, मेरा रिवीजन भी हो जा रहा है। मैं बहुत कम पढ़ती हूँ, आधे घंटे जब टाइम नहीं हो भाई मेरे लिए, मेरे काम के बाद जो मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ती हूँ, नहीं मिलता तो मैं क्या करूँ, किस में कटौती करूँ, आप ही बताइए। तो जैसे विटामिन के नाम आपको याद नहीं हो रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहे हैं बार बार, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। कुछ नहीं करना आपको, एक सिंपल सी ट्रिक है, रथ एक टॉफ़ी, ठीक है। रथ एक टॉफ़ी। तो जैसे रा है तो सबसे पहले विटामिन ए आया, तो रा से रेटिनॉल, ठीक है, थ। अब विटामिन बी आया, ए के बाद बी, तो रथ, थ से थायमीन, विटामिन बी का नाम थायमीन। रथ एक, बी के बाद विटामिन सी आया, तो सी से क्या हो गया? स्कर्बिक एसिड, ठीक है।